Now starting with the diseases, the first disease that we are going to study is malaria. Okay, malaria हम सबको पता है, it's very very common in India. Okay, it is a vector-borne disease. The living creature which can transmit the disease-causing agent is called as a vector. यहाँ पे the vector is mosquito. Okay, and specifically which mosquito? The female Anopheles mosquito. Okay, तो मस्कीटोज़ में भी वैरायटी होती है. यू हैव द क्यूबिन मस्कीटो, यू हैव द एडिस मस्कीटो. मलेरिया के लिए इट इज़ द एनोफिलस मस्कीटो. तो ये डिजीज़ जो होता है बेसिकली प्रोटिस्ट की वजह से होता है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम, दैट इज़ अ प्रोटोजोआ. ओके, इसकी 4 स्पीशीज़ है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम. उसमें से पी वाइवैक्स एंड पी फैल्सिपारम है जो कॉमनली हम यहाँ पे इंडिया में देखते हैं. ओके, उसमें से पी फैल्सिपारम जो है वो सबसे सीरियस वैरायटी का है. पी वाइवैक्स जनरली जल्दी रिकवर हो जाता है, बट पी फैल्सिपारम की वजह से कॉम्प्लिकेशन होके जैसे सेरिब्रल मलेरिया होता है एंड द पेशेंट कैन लैंड अप इनटू आईसीयू एंड इट इज़ if not treated on time it can be fatal. Okay, so बेस्ड ऑन दिस स्पीशीज़ 4 अलग स्पीशीज़ हैं, तो 4 टाइप के मलेरिया हो सकते हैं. ओके, बट देन कॉमनली द साइंस एंड सिम्टम्स एंड एवरीथिंग इज सेम. सो फॉर नाउ एनी डिजीज रिमेंबर द बेसिक फंडा कि फॉर डिजीज यू शुड नो what organism is causing the disease, what is the disease basically, then what are the organism अंदर आने के बाद क्या signs and symptoms develop होंगे, क्या complications हो सकते हैं, फिर how will you diagnose it either on the signs and symptoms or there might be special tests, then what is the treatment and the prevention. So these are the basic headings under which you study a disease. Apart from that, an additional heading can be included is the life cycle. वो organism हमारे अंदर अपना life cycle कैसे spend करता है. सो यहाँ पे मलेरिया में पहले साइंस एंड सिम्टम्स हम देख रहे हैं. सो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया जनरली 7 से 15 दिन के बाद आता है आफ्टर द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड मस्कीटो. ऑल मस्कीटोज आर नॉट इन्फेक्टेड, ओनली द मस्कीटोज विच इज़ कैरिंग द प्लाज्मोडियम इज इन्फेक्टिव फॉर अस. एंड वाई कैसे क्यों नहीं होता है कि काटा और इमीजिएटली मलेरिया हो गया. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंक्यूबेशन पीरियड. ओके, व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? जब वो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर एंटर होता है वहाँ से लेके फर्स्ट सिम्टम डेवलप होने तक जितना भी टाइम पीरियड बीच में है, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंक्यूबेशन पीरियड. उस टाइम में द बॉडी इज़ ट्राइंग टू रेजिस्ट दैट इन्फेक्शन, बट इन केस द इम्यूनिटी कैन नॉट ओवरकम इट, तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होने लगता है एंड यू get the signs and symptoms. Then what is sign and what is symptom वो भी समझ लो. Sign is what you can visually see in the patient, like the temperature recording on the thermometer or the pressure changes in the BP apparatus or the color changes on the skin or the swelling, whatever. And symptoms are whatever the patient says, like he's feeling nauseated, he's having pain. Okay, so that is what is the symptom. तो यहाँ पे सिम्टम्स 7 से 15 दिन के बाद डेवलप हो सकते हैं. सो इट इज़ अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ डेज. किसी में 7 दिन से थोड़ा पहले भी हो सकता है, 7 दिन के बाद भी हो सकता है, किसी में 15 दिन के अंदर. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम हर एक का रेजिस्टेंस. ओके, देन नेक्स्ट टू दैट सिम्टम्स क्या है, तो फीवर आता है पेशेंट को. ना मलेरिया का जो फीवर है इट इज़ रिलैप्सिंग टाइप ऑफ फीवर. ना टाइप्स ऑफ फीवर क्या होता है, तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कंटिन्यूस फीवर. मतलब पेशेंट को कंटिन्यूसली बुखार है, वो बुखार उतरता ही नहीं है, जैसे टाइफाइड वगैरह में होता है. ओके, यानी ड्रग फीवर या कोई भी दूसरे टाइप के कंडीशंस में दिखता है. फिर इंटरमिटेंट फीवर क्या होता है, वो फीवर आता है फिर से नॉर्मल हो जाता है उस दिन में, फिर से अगले दिन फीवर आता है. दिस इज़ इंटरमिटेंट फीवर. ओके, जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में ऐसा होता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी दिखता है. देन व्हाट इज़ रेमिटेंट फीवर. रेमिटेंट मतलब पूरे दिन बुखार तो रहता है बट उसको कंटिन्यूस नहीं बोल सकते क्योंकि वो उतना ही नहीं रहता, वो कम होता है फिर से बढ़ जाता है, तो कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएशन है उसमें. ओके, तो ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जनरली किसी भी टाइप के कंडीशन में दिख सकता है इस टाइप का फीवर. देन रिलैप्सिंग फीवर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है मलेरिया के लिए एंड सम टाइप्स ऑफ लिम्फोमास यानी कि कैंसर्स. ओके, तो ये रिलैप्सिंग फीवर जो है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर आता है और फिर नॉर्मल पे चला जाता है और फिर कुछ दिनों बाद आता है.
ओके। अगर 48 आवर्स के बाद आता है, मतलब 2 दिन के बाद तीसरे दिन बुखार आता है तो उसको टर्शन बोलते हैं। और अगर वो 72 आवर्स के बाद आता है, 3 दिन छोड़ के चौथे दिन आता है, तो उसको क्वार्टेंट फीवर बोलते हैं। ओके, तो ये रिलैप्सिंग के 2 टाइप्स हैं। हमको मलेरिया में ये टाइप का फीवर देखने मिलता है, रिलैप्सिंग टाइप का, टॉर्शन एंड क्वार्टन ऑल्सो। तो 2 दिन बाद बुखार आता है, फिर 3 दिन बाद भी मतलब कि एक टाइप के मलेरिया में हर 2 दिन में बुखार आ रहा है, एक टाइप के मलेरिया में हर 3 दिन में बुखार आ रहा है, ऐसे दिखता है। सो फीवर है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक, चिल्स, ठंडी लग के बुखार आना इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। लेकिन ठंडी लग के बुखार काफ़ी दूसरी कंडीशंस में भी आ सकता है, बट देन दिस इज़ वेरी कैरेक्टरिस्टिक, अलग टाइप का ठंडी लगता है, इसलिए वहाँ से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए ऑब्वियसली वी डू द ब्लड टेस्ट। देन मलेरिया में दे हैव गिवन सी साइक्लिकल ऑकरेंस ऑफ हाई फीवर। ओके, मतलब फीवर आता है, फिर उसके बाद स्वेटिंग होता है, शिवरिंग होता है, फिर फीवर चला जाता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस जो है, फीवर आना, स्वेटिंग होना, शिवरिंग होना, ये 4 से 6 घंटे तक हो सकता है। फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है पेशेंट एंड देन इट रिकर्स, ओके, एवरी 2 days और 3 days। तो 2 दिन बाद मतलब 48 आवर्स बाद एंड 3 दिन बाद एंड 72 आवर्स बाद। तो मैंने बताया कि अलग टाइप के प्लाज्मोडियम की वजह से अलग पैटर्न ऑफ फीवर दिख सकता है। फिर वॉमिटिंग हो सकता है पेशेंट को, कन्वल्जन्स आ सकते हैं क्योंकि बुखार की वजह से वो पेशेंट के नर्वस सिस्टम को डैमेज हो सकता है हाई फीवर की वजह से। एंड व्हाट वी कैन से इज़ कि ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्ट होता है क्योंकि मलेरियल पैरासाइट आरबीसीज को डैमेज कर रहा है। इसकी वजह से ब्रेन में तकलीफ हो सकती है एंड कन्वल्जन्स कैन बी सीन। देन आर्थरालजिया, जॉइंट पेन, अगेन बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स एंड इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। अनीमिया तो रहेगा ही क्योंकि आरबीसीज रप्चर हो रहे हैं। हीमोग्लोबिन यूरिया दिखेगा, तो आरबीसीज रप्चर होकर हीमोग्लोबिन जो एक्सेस है वो यूरिन में से निकल रहा है। हिपैटोमेगाली, लीवर में सूजन आ सकती है बिकॉज डिस्ट्रॉयड आरबीसीज जो है वो स्प्लीन में भी सूजन हो सकती है, स्प्लीनोमेगाली भी हो सकता है। तो स्प्लीन सूज जाएगा क्योंकि डिस्ट्रॉयड आरबीसीज को उसको क्लियर ऑफ करना है। एंड इवन लीवर यू कैन सी द एनलार्जमेंट। Sometimes retinal damage because of the circulation damage, okay, and this is a complication part. And cerebral malaria, okay, brain infection हो सकता है क्योंकि ये infected RBCs जो है destroy होती है और ऐसा circulation अगर brain के region में हो रहा है तो वहाँ पे naturally damage है। तो that is what is a complication of malaria, that is cerebral malaria, जो generally P. falciparum के infection में दिखता है। Now यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दिया है, if you can see the chart, I'll just magnify it, कि 4 टाइप की वैरायटीज़ हैं, उनका इंक्यूबेशन डेज भी अलग अलग है। देखो, वाइवैक्स का 14 दिन है, मलेरिया का, पी मलेरिया का 28 डेज है, पी ओवेल का 17 डेज है, पी फैल्सिपेरम का 12 दिन है। फिर देखो, पी वाइवैक्स का जो इन्फेक्शन है वो उसका फीवर कितने घंटों बाद आता है, 48 आवर्स बाद। पी मलेरिया का इन्फेक्शन 72 आवर्स बाद, पी ओवेल का 48 आवर्स बाद। तो ये मैंने बोला 2 दिन बाद, ये 3 दिन बाद, ये 2 दिन बाद। तो एंड पी, तो वाइवैक्स हम कॉमनली देखते हैं यहाँ पे, तो उसको याद रखो बेसिकली। एंड पी फैल्सिपेरम तो एकदम हाई फीवर एट इरेगुलर इंटरवल्स है, मतलब वो 1 दिन में ही आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है। ओके, एंड इसको मैलिग्नेंट टाइप भी बोलते हैं, सबसे डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया है। देन मलेरिया के बारे में और अगर जाने तो लेट्स सी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि यह कैसे आता है। उसके लिए हमको लाइफ साइकिल समझना पड़ेगा उस मस्कीटो का एंड पैरासाइट का। तो नॉट एग्जैक्टली द लाइफ साइकिल ऑफ द मस्कीटो, बट पैरासाइट का मस्कीटो के अंदर लाइफ साइकिल क्या है और ह्यूमंस के अंदर लाइफ साइकिल क्या है। तो देयर इज वन डायग्राम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, वी नीड नॉट ड्रॉ दिस डायग्राम, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल ओवर योर, कि वो पैरासाइट इन्फेक्टेड मस्कीटो के बाइट से हमारी बॉडी के अंदर आता है तो ब्लड में, स्किन में से ब्लड में आएगा, ब्लड में से वो लीवर में जाएगा वो ब्लड, तो हिपैटोसाइट्स यानी हिपैटिक सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। लीवर के सेल्स के अंदर वो पैरासाइट जाएगा हिपैटोसाइट्स के अंदर और वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो वहाँ पे उस पैरासाइट को हिप्नोजॉइंट बोलते हैं।
फाइन। नाउ उसके बाद वो उसमें मेच्योर होता है इनटू स्किज़ोइड फॉर्म, उसका जो फॉर्म चेंज होता है उसको स्किज़ोइड बोलते हैं, और वो हिपेटोसाइट्स को रप्चर करता है और वहाँ से रिलीज़ होता है। अभी ये जो स्किज़ोइड्स वो एक्चुअली मीरोजॉइड्स बन के रिलीज़ होते हैं, और ये एरिथ्रोसाइट्स यानी ब्लड में आते हैं फिर से, और आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स को इन्फेक्ट करते हैं। एरिथ्रोसाइट के अंदर जाने के बाद ये मीरोजॉइड कन्वर्ट होता है इंटू ट्रोफोजॉइड, ट्रोफोजॉइड फिर से कन्वर्ट होता है इंटू एरिथ्रोसाइटिक स्किज़ोइड, एंड फिर वो इन आरबीसीज को रप्चर करके रिलीज़ हो जाता है और न्यू आरबीसीज को इन्फेक्ट करेगा। ओके, तो रिलीज़ होता है तो न्यू आरबीसीज को इन्फेक्ट कर सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है, या फिर वो न्यूली इन्फेक्टेड आरबीसीज के अंदर जाके गैमेटोसाइट में कन्वर्ट होता है, तो न्यू आरबीसीज को इन्फेक्ट करके फिर से ट्रोफोसाइट वाला साइकिल दिखा सकता है, या फिर वो गैमेटोसाइट में यानी गैमेट्स मेल फीमेल गैमेट में कन्वर्ट हो सकता है। अभी यहाँ पे कन्वर्ट होने के बाद वो अपना आगे का लाइफ साइकिल यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करता, तो वो क्या करता है, अभी वो ब्लड में ही रहेगा, तो मस्कीटो विल अनदर मस्कीटो बाइट्स अस, तो उसमें अंदर जाएगा। उसके अंदर जाने के बाद ये जो गैमेट्स है, द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, फीमेल इज मैक्रोगैमेट, द मेल इज माइक्रोगैमेट, ये दोनों कंबाइन होकर जाइगोट बनाएंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो गया। हमारे अंदर असेक्सुअली था, मस्कीटो के अंदर सेक्सुअली है। देन फिर जाइगोट जो है वो मस्कीटो के गट में है, ओके, क्योंकि उसने खून पिया तो उसके जीआई सिस्टम में ही हो रहा है, वहाँ पे गट लाइनिंग में वो जाके एम्बेड हो जाएगा और ookinete बोलते हैं उसको, फिर वो oocyst में कन्वर्ट होता है, फिर ये सिस्ट बर्स्ट होता है, और फिर बर्स्टिंग की वजह से उसके अंदर जो भी स्पोरोजॉइड्स हैं वो वहाँ से रिलीज होकर उसके सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं, फिर वो मस्कीटो किसी और दूसरे ह्यूमन को काटेगा तो ये स्पोरोजॉइड्स वहाँ से फिर से उसके ब्लड में जाएंगे, एंड दिस साइकिल विल बी रिपीटेड। नाउ ह्यूमन के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल बिताता है, तभी ह्यूमंस को इन्फेक्शन करता है, लेकिन मस्कीटो के अंदर लाइफ साइकिल बिताता है तो मस्कीटो को इन्फेक्शन नहीं करता है। ह्यूमन के अंदर ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ह्यूमन इज नोन एज द इंटरमीडिएट होस्ट। व्हाट इज एन इंटरमीडिएट होस्ट? जिसके अंदर वो पैरासाइट या पैथोजन अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है। एंड व्हाट इज अ डेफिनेटिव होस्ट? मस्कीटो यहाँ पे डेफिनेटिव होस्ट है, क्योंकि मस्कीटो के अंदर वो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल दिखाता है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम। नाउ इफ आई मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लो इसका, तो प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से अनदर में थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर, जनरली द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। नाउ व्हाई द फीमेल एंड नॉट द मेल? बिकॉज द मेल feeds on fruit juice, okay, plant juice, plant sap, etc., and the female is the one which is sucking the blood, because the female has to lay eggs, so she requires more nutrition, so she is the one which is biting us, okay. Then ये इन्फेक्टेड फीमेल सक्स द ह्यूमन ब्लड, तभी वो ट्रांसफ़र करती है स्पोरोसाइट्स को हमारे सर्कुलेशन में, फिर वो सेक्सुअली फिशन दिखाते हैं। फिशन इज जस्ट दे मल्टीप्लाई, सिंपली ब्रेक डाउन, एंड स्कीजोगोनी है इस प्रोसेस को बोलते हैं। एंड लीवर सेल्स में ये होता है, या फिर आरबीसीज के अंदर भी हमने उसका फेस देखा। एंड फिर वो मीरोजॉइड्स कहलाते हैं, स्कीजोइड से मीरोजॉइड बन जाते हैं, स्पोरोजॉइड से स्कीजोइड्स और स्कीजोइड से मीरोजॉइड्स बनते हैं। देन ये सेल्स फॉर्म, ये जो मीरोजॉइड्स बनते हैं आरबीसीज के अंदर, फिर वो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं, उसको गैमोगोनी बोलते हैं, वो भी हमने देखा। और ये गैमेटोसाइट्स जो है विद इन द एरिथ्रोसाइट्स, ये लाइन रिपीट है, वो वहाँ से मस्कीटो के अंदर जाने वाले हैं। देन गैमेटोसाइट्स जो है फीमेल मस्कीटो के अंदर जाने के बाद फर्टिलाइजेशन द गट हमने देखा, जाइगोट बनता हुआ, वो डिप्लॉयड है अभी, गैमेट्स आर हैप्लॉयड एंड जाइगोट इज डिप्लॉयड। फिर oocyst फॉर्मेशन, फिर oocyst फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ, फिर से oocyst में जो डिप्लॉयड है उसके अंदर हैप्लॉयड स्पोरोजॉइड्स बनना शुरू होते हैं बाय मियोसिस, ओके। तो इस प्रोसेस को स्पोरोगोनी बोला है, स्पोरोजॉइड्स बनने की प्रोसेस को। एंड देन ये जो स्पोरोजॉइड्स बनेंगे वो माइग्रेट होते हैं टू द सलाइवरी ग्लैंड, एंड नाउ द मस्कीटो इज रेडी टू इन्फेक्ट अनदर न्यू ह्यूमन होस्ट, ओके। फिर उसके बाद इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। डायग्नोसिस हम लोग करते हैं, हम लोग ब्लड स्मीयर को देख सकते हैं, ओके। वहाँ पे ब्लड स्मीयर को देख के ब्लड का एक थिन लेयर बनाया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया जाता है। देन देयर आर अदर रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑल्सो, जिसे न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक बोलते हैं।
उसमें हम लोग एकदम माइन्यूट अमाउंट ऑफ RNA या वॉट एवर द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. इट्स अ वेरी सेंसिटिव टेस्ट. तो पैरासाइट ज़्यादा भी नहीं होएगा तो भी वो डिटेक्ट हो जाएगा. ओके. देन ट्रीटमेंट के लिए एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं. उसमें आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी बोलते हैं उसको. तो आर्टेमिसिनिन इट इज़ अ ड्रग जो आर्टेमिसिया एन्युआ करके प्लांट से डिराइव होता है और वो मलेरिया के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन में हम दूसरे ड्रग्स भी यूज़ करते हैं. ओके. इसलिए उसको ACTS आर्टेमिसियम बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी बोला है.